1980 का दशक। पाकिस्तान का सबसे रिस्ट्रिक्टेड और सीक्रेट इलाका कहूटा। एक मामूली सी नाई की दुकान में जमीन पर कुछ कटे हुए बाल बिखरे पड़े थे। तभी फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी अपनी जान हथेली पर रखकर चुपके से उन बालों को अपनी मुट्ठी में रख लेता है। पास खड़े लोग उसे महज एक पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस भिखारी की मुट्ठी में बंद वो मामूली से बाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साजिश को पूरी दुनिया के सामने नंगा करने वाले थे। कहानी शुरू होती है 18 मई 1974 से, जब स्माइलिंग बुद्धा धमाके के साथ भारत की परमाणु शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बजा। लेकिन इसी धमाके की गूंज ने सरहद पार एक भयानक साजिश को जन्म दिया। पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड्स से टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चुराकर भाग चुका था और इसी चोरी की बुनियाद पर खड़ा हो रहा था कहूटा न्यूक्लियर प्लांट। खबर थी कि पाकिस्तान भी गुपचुप तरीके से अपना परमाणु बम तैयार कर रहा है। अगर ये सच था तो भारत पर तबाही का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दुनिया सबूत मांग रही थी, लेकिन कहूटा के अंदर जाना मौत के वारंट पर दस्तखत करने जैसा था। और यहीं से शुरू होती है भारत के मास्टर स्पाई की कहानी। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी आधी जिंदगी परछाई बनकर दुश्मन के बीच गुजारी ताकि पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो सके। पूरे 7 साल गुमनामी के साए में अपनी असली पहचान मिटाकर वो पाकिस्तान की सरजमीन पर एक भिखारी बनकर रहा। उसने अकेले दम पर पाकिस्तान की उस टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर साजिश को बेनकाब कर दिया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। हर पल मौत का साया मंडराने के बावजूद उसने ISI की नाक के नीचे एक ऐसा शैडो नेटवर्क खड़ा कर दिया जो आज 40 साल बाद भी रॉ का सबसे घातक हथियार है। टाइमलेस थ्रेड्स की इस एक्शन पैक्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात होगी भारत के असली धुरंधर की, जिनकी चाणक्य नीति को दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक केस स्टडी की तरह पढ़ती है। द रियल जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। लेकिन पाकिस्तान के उस खतरनाक अंडरकवर मिशन तक पहुंचने से पहले अजीत डोभाल को जासूसी की दुनिया में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। 1970 का दशक भारत के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद अमेरिका और चीन एक साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे थे। उनका निशाना था हिमालय की गोद में बसा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिक्किम। साजिश इतनी गहरी थी कि CIA ने अपनी एक शातिर एजेंट होप कुक को सीधे इस खुफिया मिशन पर लगा दिया। उसने बड़ी चालाकी से वहां के राजा को अपने हुस्न और प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली और धीरे धीरे उनके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, राजा को भारत के खिलाफ भड़काकर सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करवाना। हालात इतने नाजुक थे कि अगर सिक्किम भारत के हाथ से निकलता तो चीन को वो रास्ता मिल जाता जहां से वो एक झटके में पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकता था। यह सीधे भारत की सॉवरेंटी पर हमला था। और यहीं पहली बार दुनिया ने अजीत डोभाल के रूप में भारत के उस असली धुरंधर का दम देखा। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसकी डिप्लोमेटिक चालों ने बिना एक भी गोली चलाए पूरी की पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने वहां राजा से लड़ने के बजाय जनता का मन पढ़ा और लोकल लीडर्स के साथ मिलकर लोकतंत्र की आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि CIA और चीन के तमाम साजिशों के बावजूद डोभाल के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने वे पस्त हो चुके थे। साल 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम तो महज एक शुरुआत थी, डोभाल का असली इम्तिहान था मिजोरम का वो नर्क, जहां मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने भारतीय सेना के खिलाफ खूनी जंग छेड़ रखी थी। इन पहाड़ियों में कदम रखना सीधे मौत को दावत देने जैसा था। विद्रोहियों के सुप्रीम लीडर लालडेंगा पर आजाद मिजोरम का ऐसा जुनून सवार था कि उन्हें बातचीत की मेज पर लाना नामुमकिन था। और यहीं डोभाल ने वो किया जिसने उन्हें रॉ के इतिहास का सबसे घातक अंडरकवर एजेंट साबित कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान मिटाई और अगले 5 सालों के लिए खुद एक बागी बन गए। वो सीधे विद्रोहियों के कैंप में जा घुसे। जुनून का आलम देखिए, उनका भरोसा जीतने के लिए डोभाल ने अपने परिवार की जान तक दांव पर लगा दी। जरा सोचिए, उनकी पत्नी जिन मेहमानों को अपने हाथों से खाना परोस रही थी वो असल में हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी थे। सिर्फ एक मामूली सी चूक और पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो सकता था। लेकिन इसी जोखिम की आड़ में डोभाल ने अपनी शैडो डिप्लोमेसी का जाल बिछाया। उन्होंने लालडेंगा के 7 सबसे भरोसेमंद कमांडरों के बीच मतभेदों की ऐसी आग भड़काई कि उन्हें यकीन हो गया कि ये जंग सिर्फ उनकी तबाही लाएगी। नतीजा, जिस बगावत को सेना दशकों से ताकत से नहीं दबा पाई थी उसे डोभाल के दिमाग ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। एक सुबह जब लालडेंगा की आंख खुली तो उनके 7 में से 6 टॉप कमांडर्स भारत सरकार के पाले में खड़े थे। जो लालडेंगा कल तक पूरे राज्य को जलाने का ख्वाब देख रहा था वो अपनी ही जमीन पर बेबस और अकेला था। डोभाल के इसी माइंड गेम का नतीजा था कि 1986 में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ और मिजोरम हमेशा के लिए हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया।
सिक्किम और मिजोरम की इन चुनौतीपूर्ण जीतों ने दिल्ली को यकीन दिला दिया था कि डोभाल कोई आम ऑफिसर नहीं बल्कि एक बॉर्न स्पाई है, और इसी भरोसे ने उन्हें ला खड़ा किया उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक और सीक्रेट ऑपरेशन के सामने। मिशन था पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित किले कहूटा का सच बाहर लाना, लेकिन यह एक ऐसा डेथ ट्रैप था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुनिया की सबसे घातक एजेंसियां CIA और मोसाद तक इस प्लांट की दीवारें भेदने में नाकाम रही थीं। दांव पर सब कुछ लगा था, स्टेक इतने ऊंचे थे कि एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधे मौत। काफी कोशिशों के बाद भी जब प्लांट के अंदर की कोई खबर नहीं मिली तो डोभाल ने अपनी पूरी रणनीति ही पलट दी। उनका लॉजिक साफ था, अगर हम दुश्मन के किले तक नहीं पहुंच सकते तो दुश्मन को अपने पास ले आओ। उन्होंने प्लांट में घुसने का जोखिम उठाने के बजाय वहां के टॉप वैज्ञानिकों और अफसरों का डेली रूटीन ट्रैक करना शुरू किया। हफ्तों की बारीक रेकी के बाद डोभाल की नजर एक मामूली सी नाई की दुकान पर पड़ी, जहां कहूटा के ज्यादातर साइंटिस्ट्स बाल कटवाने आते थे। यहीं डोभाल का शातिर दिमाग दौड़ा। अगर प्लांट के अंदर वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है तो इन साइंटिस्ट्स के बालों में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का होना तय है। इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए डोभाल ने एक पागल भिखारी का भेष अपनाया। हफ्तों तक उसी दुकान के बाहर धूल में सने कपड़ों में डेरा डाले रखा ताकि वहां का हर शख्स उन्हें नजरअंदाज करने लगे। और फिर आया वो मौका जब कहूटा के साइंटिस्ट वहां बाल कटवाने पहुंचे। सबकी नजरों से बचकर डोभाल ने जमीन पर गिरे उन बालों के सैंपल्स को अपनी मुट्ठी में कैद किया और गुपचुप तरीके से भारत भिजवा दिया। लैब में जब उन बालों की टेस्टिंग हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। बालों में यूरेनियम के पार्टिकल्स मौजूद थे। इस पुख्ता सबूत के दम पर भारत ने ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल दी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना भयानक पड़ा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन पर एक तरह से ब्रेक लग गया। जरा सोचिए, अगर उस वक्त पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के हाथ में परमाणु ताकत आ जाती तो अंजाम कितना खौफनाक होता। दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने के बाद कोई भी आम जासूस तुरंत अपने देश लौट आता, लेकिन डोभाल इस नामुमकिन मिशन के बाद भी वापस नहीं आए। वो पूरे 7 साल तक पाकिस्तान में एक परछाई बनकर रहे। उन्होंने उर्दू सीखी, मस्जिदों में नमाज पढ़ी और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक की गलियों में रॉ का एक ऐसा शैडो नेटवर्क खड़ा कर दिया जो आज 40 साल बाद भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान में 7 साल तक मौत के साए में जीने के बाद डोभाल भारत तो लौट आए, लेकिन एक और जंग उनका इंतजार कर रही थी। साल 1988 अमृतसर का पवित्र गोल्डन टेम्पल एक बार फिर आतंकियों के कब्जे में था। हालात इतने नाजुक थे कि सरकार मानो हार मान चुकी थी। धर्म के इतने बड़े स्थल में कोई भी कमांडो ऑपरेशन पूरे देश में दंगों की आग भड़का सकता था। चुनौती पहाड़ जैसी थी। गुरुद्वारा की मर्यादा पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए और आतंकियों का नामो निशान भी मिटना चाहिए। इस इम्पॉसिबल डेडलॉक को तोड़ने के लिए दिल्ली ने एक बार फिर अपना सबसे घातक हथियार मैदान में उतारा, अजीत डोभाल। यहाँ उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना कोई आम ऑफिसर सपने में भी नहीं कर सकता। डोभाल निहत्थे मंदिर के अंदर एक रिक्शा वाले के भेष में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी पाकिस्तान वाली ट्रेनिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि खूंखार आतंकियों को यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान की ISI के भेजे हुए एक अंडरकवर एजेंट हैं जो उनकी मदद के लिए पहुंचा है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ हथियारों से लैस आतंकी और उनके ठीक बीचों बीच खड़ा एक भारतीय जासूस। डोभाल वहां पूरे 10 दिनों तक रहे। उन्होंने आतंकियों के साथ खाना खाया और उनके डिफेंस को इतनी करीब से देखा कि चप्पे चप्पे की जानकारी उनके दिमाग में मैप हो गई। आतंकियों की संख्या से लेकर उनके हथियारों की पोजीशन तक सब कुछ अब डोभाल के पास था। चाहते तो वो फौरन NSG को हमले का आदेश दे सकते थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर थे। उन्होंने अपनी चाणक्य नीति का परिचय देते हुए मंदिर की बिजली और पानी की सप्लाई कटवा दी। मई की उस झुलसा देने वाली गर्मी में जब आतंकियों का सब्र टूटा और उनका लीडर प्यास बुझाने के लिए बाहर निकला तो स्नाइपर के एक परफेक्ट हेडशॉट ने उसे वहीं ढेर कर दिया। लीडर के गिरते ही आतंकियों का पूरा मनोबल टूट चुका था और बाकी बची कुची कसर डोभाल ने उन्हें सरेंडर के लिए तैयार करके पूरी कर दी। डोभाल की सटीक जानकारी की बदौलत NSG ने बिना गुरुद्वारा को नुकसान पहुंचाए ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया। बिना किसी बड़े खून खराबे के सभी आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। इस बेमिसाल बहादुरी और सूझबूझ के लिए अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। वो भारत के इतिहास के पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर बने जिन्हें यह सर्वोच्च मिलिट्री ऑनर दिया गया, एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिकों को मिलता है। दशकों तक जमीन पर मौत से खेलने और जासूसी के इसी बेमिसाल तजुर्बे ने अजीत डोभाल को उस कुर्सी तक पहुंचाया जहां आज वो बैठे हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA बनते ही उन्होंने भारत की रक्षा नीति की दिशा ही बदल दी। जो भारत कल तक महज कड़ी निंदा करता था, डोभाल ने उस पुराने डिफेंसिव रवैये को खत्म कर हमें नया मंत्र दिया, डिफेंसिव ऑन फेंस।
चाहे आर्टिकल 370 का ऐतिहासिक फैसला हो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट की एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर, आज भारत की सुरक्षा से जुड़ा ऐसा कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है जिस पर उनकी अप्रूवल सील न हो। वो नए भारत की सुरक्षा के वो मजबूत स्तंभ हैं जिनकी निगरानी में हर हिंदुस्तानी खुद को महफूज महसूस करता है और 140 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की नींद सो पाते हैं। भारत माता के इस अनमोल रत्न की सेवा के लिए पूरा देश उनका आभारी है। अगर आप अजीत डोवाल जी के अन्य हैरतंगेज ऑपरेशंस के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही अनफिल्टर्ड और रॉ कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनकही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।